तो गुड इवनिंग एवरीवन। बिना टाइम बिगाड़े आज हमारा टॉपिक जो है वो कोमर नृत्य का सेकेंड पॉइंट है। तो वो स्टार्ट करते हैं। तो एनसीएसएम एनसीएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे तो ऑडियो वीडियो क्लियर है। Yes, yes. ओके। तो एनसीएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे तो इट इज डिवाइडेड इनटू 10 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स विच वी हैव। वो हमने कर लिए हैं। आगे के टॉपिक में कोई आ जाते हैं, कोई पीछे के टॉपिक में आ जाते हैं। जो हम 3-4 दिन से के भी कर रहे हैं उसमें से कवर कर लिए है। जो उसमें से रह गए हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 जो है उसमें सबसे पहले जो 1 करके पॉइंट है, ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि कर भाव, वो सब जो है वो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको आयुर्वेदा टर्मिनोलॉजी में बाल संवर्धन बोलते हैं। ठीक है। और कहीं पे भी बाल चिकित्सा है तो एक आचार्य का नाम तो हमको आ जाना चाहिए। वो काश्यप आचार्य है। आचार्य काश्यप वहां पे तो रहेंगे। उन्होंने एक बाल संवर्धन कहीं पे आता है काश्यप संहिता में। ये इधर रेफरेंस भी आ गए, देखो लेह अध्याय में है। उधर का रेफरेंस है। ये संवर्धन घृत करके है, घृतम संवर्धनम नामम लेह्यम मधुयुक्तम सदा निर्व्याधि वर्धते शीघ्रम सन अपत्याशु गच्छति। इधर तक इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपने सेकंड लेक्चर देखा होगा ना तो इसमें जो रसायन आया था ना, रसायन एंड लेहन, उसमें हमने ये संवर्धन घृत करके पढ़ा। तो वही है, बेबी के ग्रोथ के लिए और बेबी को निर्व्याधित रखना है। मींस उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या यूज करना है, संवर्धन घृत। तो अभी ये बैकग्राउंड बनाया पूरा ग्रोथ का। अभी स्टार्ट पूरा करते हैं, ग्रोथ क्या है वगैरह सब सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो तो ग्रोथ क्या है? तो फिजिकल ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन द बॉडी साइज। बॉडी साइज इंक्रीज होना, बॉडी साइज कैसे? लेंथ से इंक्रीज हो सकता है या हाइट से हो सकता है या तो वेट से। ठीक है। की एलिमेंट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड का हेल्थ है ना। कभी भी पीडियाट्रिशियन के पास आप जाते हो, कोई भी आयुर्वेदिक या मॉडर्न, तो पहले तो वो उनकी हिस्ट्री जो है ना वो पूरी ग्रोथ पे ही आ जाती है कि अगर जो ग्रोथ है वो अटक गया है तो फिर आगे से देखना पड़ेगा क्या है। इट शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली, ग्रोथ जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करना है, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ्स ऑफ द लाइफ। क्योंकि हमने बताया था कि भाई पोस्टनेटल केयर में जो मदर ठीक से केयर नहीं करती है या तो कोई इन्फेक्शन की वजह से चाइल्ड को बहुत सफर करना पड़ता है, और वो जो है वो बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। तो वो टाइम डिपेंड करता है। एंड द रिकॉर्डेड ऑन द ग्रोथ चार्ट, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक वाले जो है आईएपी के चार्ट्स आते हैं, आगे देखेंगे कैसे आते हैं क्या। तो ये था ग्रोथ। ग्रोथ की डेफिनेशन क्या रहेगी, स्पेशली फिजिकल ग्रोथ की डेफिनेशन क्या रहेगी? इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द body size, body size of an organism, and it is a key element। भी आएगा फैक्टर्स इफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द पैथोलॉजी। क्या क्या फैक्टर जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं? उसमें सबसे पहला जो है वो इनएडिक्वेट इंटेक। अगर बॉडी का, बेबी का बॉडी जो है वो ठीक से इंटेक्ट नहीं करता तो वो क्या रहेगा, इनएडिक्वेट इंटेक। उसके बाद में जो रहेगा वो इनएडिक्वेट रिटेंशन। इंटेक तो कर रहा है पर उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, डायरेक्टली बॉडी में पास, यूरिन से या तो स्टूल से पास हो रहा है। तो उसको ही माल एब्जॉर्प्शन बोला है। एब्जॉर्प्शन इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इसमें तो माल एब्जॉर्प्शन में तो कम हो रहा है पर बहुत कम हो रहा है। एंड जो उससे क्या होगा, फेलियर टू यूटिलाइज द न्यूट्रिशन। कि जो न्यूट्रिशन बेबी को चाहिए, हमने पॉइंट नंबर 5 में पढ़ा था कौन कौन से न्यूट्रिशन बेबी को चाहिए।
तो इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट वगैरह आ जाएगा, इसमें विटामिन मिनरल्स वगैरह आ जाएगा। तो वो न्यूट्रिशन वो जो है वो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा, यूज ही नहीं कर पा रहा है। और इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट मतलब जो बॉडी है उसमें अंदर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। अभी एक एक पॉइंट थोड़े से डिटेल में बताया है कि अगर इनएडिक्वेट इंटेक है तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो इन्वायरमेंटल हो सकता है या तो कोई भी पैथोलॉजी की वजह से हो सकता है। सपोज एनवायरमेंटल ले ले, तो एनवायरमेंटल मतलब क्या है, तो बेबी जो है वो फीडिंग ठीक से नहीं कर रहा है कोई भी कारण से, तो ये हम स्तन्य दुष्टि में पड़ गए सारे कोर्स जो है वो। एंड कोई भी साइको सोशल डिप्रावेशन, फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी वजह से इंटेक ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये दो एनवायरमेंटल रीजन हो गए। अभी कोई भी पैथोलॉजी है, मतलब कोई भी पैथोलॉजी मतलब वो फिजियोलॉजी नहीं है, तो कोई भी डिजीज कंडीशन है या तो डिजीज का प्रायर फेस कंडीशन है, ऐसी पैथोलॉजी है जिसमें हम इन एडिक्वेट इनटेक मतलब ब्रेस्ट मिल्क ठीक से नहीं ले पा रहा है, तो वो क्या होगा, तो एक तो उसकी बेबी की जो रिफ्लेक्स है, सोलो रिफ्लेक्स, जो सकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, वो रिफ्लेक्स ही डेवलप नहीं हुई है, तो वो ब्रेस्ट मिल्क कहाँ से ले पाएगा। एंड दूसरी जो है वो क्रोनिक इलनेस है, उसको कोई ऐसी व्याधि है, ये आप कफज स्तन्य दृष्टि में पढ़ोगे, अरोचक करके आता है, तो यही लिखा है इसमें। क्रोनिक इलनेस लीडिंग टू एनोरेक्सिया, टाइप ऑफ टेस्टलेसनेस और एवर्सन ऑफ द टेस्ट, सो ब्रेस्ट फीड जो है वो नहीं करेगा। तो ये क्या था, मेन पॉइंट्स ऑफ इनएडिक्वेट इंटेक। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हमने देख लिए, फीडिंग प्रॉब्लम्स, इनसफिशिएंट होना, सूटेबल फूड ऑफर नहीं हो पाना फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, इन्फेंट डिफिकल्ट टू फीड, या तो वो रेजिस्ट करता है, उसको इंटरेस्ट नहीं होता है, फूड अवेलेबल मैंने बोला वो फाइनेंस वाला सब, ये खाली इधर शॉर्ट में दिया है, ये थोड़ा उसमें बताया है। तो पुअर साइको सोशल डिप्राइवेशन में क्या आता है, पुअर इन्फेंट मेटरनल इन्फेंट रिलेशन, मतलब मदर और इन्फेंट का रिलेशन जो है वो ठीक से नहीं है। ठीक है। अंडरलाइंग पैथोलॉजी में जो है वो, एक तो देखो क्लेफ्ट पैलेट जो होगा कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी, तो इधर उसको जाएगा ही नहीं, मिल्क बाहर निकल जाएगा, तो वो हो सकता है एनाटोमेटिक। सेरेब्रल पाल्सी हो जाए, कोई भी ब्रेन में पाल्सी हो जाए तो उसकी वजह से जो रिफ्लेक्सिस है ना उसमें पूरा इफेक्ट करे। फिर जो है वो कोई भी क्रोनिक इलनेस है, मैंने बोला ऊपर ही, लंबे समय तक कोई भी व्याधि है, जैसे कि उसका एग्जाम्पल इधर दिया है, क्रोन्स डिसीज वगैरह, मतलब ये काय चिकित्सा में आप अन्न वह स्रोतस की व्याधि है जो पढ़ते हैं ना, कुछ नहीं, ये अन्न वह स्रोतस की ये सारी व्याधियां हैं, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बावेल सिंड्रोम है, सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। आप ये कोई नाम से घबराने का नहीं है, आपको जो नाम आता है वो लिख दो, कोई भी जो सिंड्रोम का नाम आता है वो सब लिख दो। कोई भी जीआईटी का मॉडर्न का डिजीज होना चाहिए, जीईआरडी लिख दो। ठीक है। अभी इसके बाद जो सेकंड पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट क्या था, इन एडिक्वेट फीडिंग, सेकंड पॉइंट है इन एडिक, वो फीड कर रहा है ठीक से नहीं कर रहा है, दूसरा जो है इन एडिक्वेट रिटेंशन, वो ठीक से रिटेंड नहीं कर पा रहा है, बॉडी में अंदर ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, या तो वोमिट हो रहा है, या तो जो मैंने जो अभी जीईआरडी बोला, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, मतलब ये जो स्पिंक्टर है वो थोड़े लो है, तो क्या है, वापिस बाहर निकल जा रहा है। अभी सारे ये आ जाएंगे, आजकल के बेबी बहुत सोफेस्टिकेटेड, अभी तो कौन सी जेन जी भी नहीं, कौन सी जी है पता नहीं, सभी आएंगे लेक्टोस इंटॉलरेंस। हमारे शास्त्र में ऐसा लिखते हैं कि मधुर रस जो है वो आजन्म सात्विय है, मतलब इंसान जब जन्मता है तब से जब वो मर जाता है तब तक वो सात्विय रहता है। और ये डायरेक्ट आते वक्त ही बोल देते हैं, हाँ योर बेबी इज डायग्नोस्ड विद द लैक्टोस इंटॉलरेंस, नाउ वी हैव टू गिव द आर्टिफिशियल फीड। फिर वो आर्टिफिशियल फीड वालों का धंधा चलता ही रहता है, बेबी है हाँ ठीक है चलो आर्टिफिशियल फीड से चालू कर, उधर से उसकी इम्यूनिटी की तो बैंड बज गई, फिर वो उधर से एंटीबायोटिक चालू कर देते हैं, तो वो बेबी जो है वो 15 साल का होता है तब सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो फिर तो बोलेगा 15-17 साल हो जाएगा बाद में पीडियाट्रिक से हाथ से चला जाएगा, फिर तो उसको अलग अलग डिसीज हो गए, तो पीडियाट्रिशियन बोलेगा अभी तो मेरे हाथ में नहीं आता है, आप दूसरे को दिखाओ, तो रेफरल सिस्टम से वो बच गया। तो ऐसा सारा चलता रहता है, तो हमको वो सब हिस्ट्री लेने के टाइम पेशेंट जब आता है तब देखना है
कि हमारे आजू बाजू क्या सिचुएशन चल रही है। इधर हम जो थे वो इनएडिक्वेट रिटेंशन पे थे। तो वो जो है वो कोई रीजन से, या तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, कोई भी डेफिशिएंसी की वजह से उसका बॉडी में रिटेंशन नहीं हो रहा है, बॉडी में रह नहीं पा रहा है, डायरेक्टली एक्सक्रीट हो रहा है। या तो वोमिटिंग से हो जाएगा, या तो डायरिया से हो जाएगा, या तो लूज मोशन से हो जाएगा, कहीं से भी हो जाएगा, या स्वेटिंग से हो सकता है। तो वो रिटेंशन हुआ। इसके बाद जो थर्ड है वो माल एब्जॉर्प्शन है। तो कोई ऑटो इम्यून डिजीज जैसे होते हैं, इधर जो है ना, हम ऐसे आयुर्वेद में देखना है तो अग्नि विकार जो है, अग्नि की वजह से ये सब है। तो कोलियक डिसीज, सीलियक डिसीज जो भी बोल रहे हैं कि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ पे होता है ज्यादातर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम वगैरह, जो पेयर्स पेचिस वगैरह जिधर रहते हैं, फेट माइसेस, उधर एब्जॉर्प्शन चलता है। तो उधर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई एलर्जी है, या तो अपने बॉडी के सेल, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल ही उसके सामने ही, वो सेल के सामने एंटीबॉडी बना दे, तो फिर एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। वो अपने आप को फॉरेन बॉडी मानेंगे, तो फिर उसके सामने मैक्रोफेजिस वगैरह सब आएगा। दूसरा जो है वो काउंस मिल्क एलर्जी, गांव की मिल्क जो है उससे एलर्जी होती है। तो फिर पियेंगे किसका? ये अमूल का वगैरह का सब पियेंगे, जिसमें कुछ होता ही नहीं है मिल्क जैसा। फिर अगेन बीमार पड़ जाएंगे। फिर कोलिस्टेटिक लिवर डिजीज, कोई भी लिवर डिजीज कुछ भी है उसकी वजह से, क्योंकि हमारे बॉडी में ज्यादातर जो मेटाबॉलिज्म है ना वो लिवर करती है। अगर लिवर में भी कुछ डिजीज है तो फिर आपका ग्लूकोजेनेसिस नहीं होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा, और ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होगा। ग्लूकोज में से ग्लाइकोजन नहीं होगा, ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज नहीं होगा। तो ये एक अर्ली साइन है कि आपको डायबिटीज भी हो सकता है, सब ऐसा कुछ भी, ऐसे क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। और फिर इन्फ्लामेशन जो है इंटेस्टाइन वगैरह में। तो ये था माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन की वजह से बेबी का ग्रोथ अटक जाएगा। और ये माल एब्जॉर्प्शन के कोज क्या है वो हमने देखे। फिर जो फोर्थ है वो फेलियर टू यूटिलाइज द न्यूट्रिशन। अभी कोई भी रीजन से बेबी को न्यूट्रिशन तो मिल रहा है पर वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। या तो कोई उसको जेनेटिक डिसऑर्डर है, या तो कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या तो हाइपोथायरॉयडिज्म है। सपोज डायबिटीज में आपने अगर सुना होगा तो उधर क्या होता है, जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जिधर इंसुलिन तो है पर उसके जो रिसेप्टर है वो क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। इंसुलिन के रिसेप्टर ब्लॉक हो गए, मतलब आपके पास इंसुलिन बहुत सारा है, आपके फूड के अंदर ग्लूकोज है, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज बहुत सारा है। पर अंदर जो सेल है, इंट्रा सेल्यूलर, दो चीजें होती है ना, इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। बाहर आपके ब्लड, क्योंकि आप नापोगे तो अंदर सेल में जाके तो नहीं नापने वाले, तो बाहर तो ब्लड, ब्लड में बहुत सारा शुगर है, पर ब्लड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर के बीच में जो रिसेप्टर आता है वो ब्लॉक हो गया है, मतलब ये जाने नहीं देता है इसको। तो अंदर जो, ये जो कार्डिनल साइन है ना, पोली, ये आप केसी में भी लिख सकते हो, काय चिकित्सा में, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया एंड पोलीयूरिया। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो इंट्रासेल्युलर सिस्टम है वो ब्रेन को मैसेज भेजती है कि भाई मेरे पास पानी भी नहीं है, मेरे पास खाने को भी नहीं है, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो इसीलिए वो जो मैसेज भेजती है वो डायरेक्ट ब्रेन को जाता है। बाकी हमारे पास बॉडी में शुगर ऑलरेडी है। तो ये जो है वो ब्लॉकेज का है। ये मॉडर्न वाले कब बता रहे हैं हमको? ज्यादा से ज्यादा 100-200 साल से पहले। हमारे आचार्य ने तो वाग्भट में 13वां चैप्टर में बताया ही है। उष्मणोल्पबलत्वेन धातुना माध्यमोपाचितम दुष्टामाशय गत रस आमैति प्रत्यक्षते। ये आम की परिभाषा बताइए, सबको इधर जो है वो पता है सबको। फिर जो असेसमेंट ऑफ द आम में सबसे पहले ही क्या दिया है, स्रोतोरोध बल भ्रंश। तो ये कुछ नहीं है, ब्लॉकेज मतलब स्रोतोरोध ही है। वो जो आम की चिकित्सा होती है, लंघन वगैरह चिकित्सा करो तो आपका डायबिटीज, सो कॉल डायबिटीज, डीएम बोले जो भी बोले, वो भी ठीक हो सकता है। पर उधर युक्ति लगानी है, क्या है, पुराना है नवीन है। तो ये सब खाली कोरिलेट करना पड़ता है आपको। फिर जो है वो इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट, कभी कभी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, कहीं कहीं पे भी मेलिग्नेंसी होती है। तो वो सेल जो है वो क्या करता है, पूरा जो न्यूट्रिशन है वो खा जाता है, तो सेल को नहीं देता है। कोई भी इंफेक्शन हो गया उधर भी, अगर पेरासाइट्स है वो भी न्यूट्रिशन ले जाते हैं। तो ये सारे डिजीज में न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। पर हमारी बॉडी वो न्यूट्रिशन उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर की पैथोलॉजी हमने देखी कि उधर माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इनएडिक्वेट फीडिंग हो रहा है, ये सब, यही सब दिया है इसको कि
चाइल्ड का फैक्टर जो है, क्या क्या फैक्टर है वो जो चाइल्ड के ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं? एक तो उसका जेनेटिक्स है, दूसरा उसका न्यूट्रिशन है, तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर है, मतलब उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, स्ट्रेस उधर कैसा है वगैरह। जेनेटिक्स तो वो पेरेंट्स में से जो मिला है वो। एंड ये साइको सोशल फैक्टर्स है। और दूसरा हेल्थ कंडीशन है, जो हमने पांचे पांच डिस्कस की जो अभी। तो ऐसा चार्ट बना के ये एग्जाम में आ सकता है एसएक्यू में, तो ये चार्ट आना चाहिए। अभी इसका आयुर्वेद में रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा? तो शारीर स्थान में मिलेगा। शरीर वृद्धि कर भाव क्या है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शरीर वृद्धि कर भाव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बल वृद्धि कर भाव, ऐसा करके पूछ सकते हैं। काल योग स्वभाव संसिद्धि आहार सौष्ठवम एंड अविपात, अविघात आर द शरीर वृद्धि कर भाव। बल वृद्धि कर भाव जो है वो क्या है? बल पुरुष है देश जन्म, फिर देश जैसा है वैसा काल होना चाहिए, फिर जो काल है वो सुखस्थ काल होना चाहिए, फिर बीज क्षेत्र गुण संपन्न, मतलब ये सब जो है वो कैसे होने चाहिए? नॉर्मल होने चाहिए। बीज क्षेत्र, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि गर्भाशय यानी कि यूटेरस एंड ओवम एंड स्पर्म शुड बी द नॉर्मल, जो नॉर्मल वो जो बताया था आगे। आहार संपन्न, आहार जो है वो ठीक से होना चाहिए, शरीर जो है वो ठीक से होना चाहिए, सात्म्य ठीक से होना चाहिए, उसका सत्व जो है वो ठीक से होना चाहिए। कोई भी लोभ, क्रोध, मोह, द्वेष आदि जो मानसिक भाव है वो इधर से एफ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। यौवन, कर्म और संहर्ष। इसके ऊपर एमसीक्यू बहुत आया है कि भाई ये कौन सा है, शरीर वृद्धि कर भाव है कि बल वृद्धि कर भाव है? तो ये तीन जो है वो हाईलाइट कर ले। तो ये एनसीएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ वाला था वो फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम देखते हैं पैटर्न्स ऑफ द ग्रोथ। पैटर्न ऑफ द ग्रोथ जो है, पैटर्न ऑफ द ग्रोथ आपको कैसे पता चलेगा? तो पैटर्न ऑफ द ग्रोथ में सबसे पहले आपको अगर असेसमेंट करना है ग्रोथ, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? वेट देखना है। वेट इज द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द चाइल्ड हेल्थ, इट रिफ्लेक्ट्स द न्यूट्रिशन एंड ऑल ओवर वेलबींग। एक इंडिकेटर आपको चेक करना है। पहले तो वो पूछेंगे कि भाई इतना है, आपका एज इतना है तो इतना वेट होना चाहिए, आपका एज इतना है, हाइट इतना होना चाहिए, नहीं है तो आप थोड़ा से हाइट असेसमेंट में आप पीछे रह जाएंगे। तो वो जो है वो सारे रिलायबल इंडिकेटर है। एंड वो जो है वो फ्रीक्वेंट इंटरवल, मतलब जो इंटरवल थोड़े से आते हैं वो उसमें मेजर करना है। हाइट में भी सेम है। स्टैंडिंग हाइट जो है वो ओल्डर बेबी के लिए होती है। अभी ये क्यों करना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले हमको उसका ग्रोथ पैटर्न पता चलेगा कि भाई ये नॉर्मल है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में है या तो एबनॉर्मल। फिर जो उसका चाइल्डहुड ग्रोथ, वो जो चाइल्डहुड एज में है तब तक उसका क्या ग्रोथ होता है वो पता चलेगा। और अगर वो एडोलेसेंस में आ जाएंगे तो फिर उसका एडोलेसेंस का ग्रोथ पता चलेगा हमको। तो वेट वेलोसिटी क्या है कि वेट इज ए रियल रिलेबल क्राइटेरिया फॉर असेसिंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। सेम ऐसे ही जो बर्थ वेट है वो किस पे डिपेंड करता है? वेट में भी अलग अलग टाइप है। तो जो बर्थ वेट है वो किस पे डिपेंड करता है? मदर की प्रेगनेंसी के टाइम हेल्थ कैसी थी। अगर वो प्री टर्म हो गया तो फिर हमको पता है वो कितना होगा, 2.5 या उससे भी कम। और पोस्ट टर्म है तो फिर ज्यादा वेट हो सकता है। तो ये वेट वेलोसिटी के माइलस्टोन है। देखिए, अगर न्यूबॉर्न होगा तो 2.5 टू 3.5 है वो नॉर्मल है। फिर उससे 4 से 5 महीने जब हो जाएंगे तो वेट जो है वो डायरेक्टली डबल हो जाएगा। मतलब कितना हो सकता है? 7 तक हो सकता है। फिर जब वो 1 साल का हो जाएगा तो उसका वेट जो है वो ट्रिपल द बर्थ वेट हो जाएगा। तो इससे 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, किससे? 2.5 टू 3.5। सपोज हम 2.5 ले ले बेसिक, तो 2.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 7.5 जितना हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, मतलब 10 जितना हो जाएगा। और ये 7 टाइम हो जाएगा, तो ये इंटू 7 करके देख लेना है कितना होता है वो। ये खास आपको याद रखना है ये चार चीजें, कि भाई सबसे पहले जो 4 से 5 मंथ होता है तब वो कितना हो जाता है? डायरेक्ट डबल हो जाता है।
फिर 1 साल का हो जाता है तो ट्रिपल हो जाता है, 2 साल का हो जाता है तो 4 टाइम हो जाता है, और 7 साल का 7 टाइम। सात सात तो याद रह जाएगा, हम सात सात है करके सात सात याद रह गया। फिर जो 1 और 2 के बीच में 1 का ही गैप है, तो इसमें वेट में भी 1 का ही गैप है, देखो 2 - 1 1, 4 - 3 1। तो ऐसे करके याद रख लो। और जो बर्थ के इधर 4 to 5 है, इधर आप 4 to 6 ले लो, मतलब बर्थ के 6 मंथ में कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऐसा करके याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट है ये, पूछ सकते हैं। आगे देखो, वेट वेला इसका वही सेम दिया है कि भाई 0 to 4 मंथ में जो है वो 1 kg पर मंथ बढ़ता है। 5 to 8 में वो 1 जो है उससे कितना हो जाएगा, 0.25 कम हो जाएगा, तो 0.75 पर मंथ बढ़ता है। 9 to 12 मंथ जो है उसमें 0.50। ये दोनों में से आप एक याद रखो तो भी चलेगा, उतना है नहीं। तो ये पूरा 0.25 3 महीने तक, ये जो 3 तक लिखा है उधर तक वो कर दो। फिर जो है वो 3 से चालू करो और एक एक कम करने जाओ। ठीक है। सेम ये वेट देखा हमने। वेट में अगर वो ये थोड़ा हार्ड लगे आपको तो आप खाली यही करना, जो न्यू बॉर्न वाले से ये डायरेक्टली डबल हो जाए इतना लिख लेना। पर बाजू में आप ऐसे लिख सकते हो, 2.5 × 2 करके लिख देना, जो टोटल होता है वो, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी आ जाएगा हाइट। अप टू 2 year of the age, रिकम्बेंट लेंथ इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटोमीटर जो आता है उससे हाइट नापते हैं। बाद में जो ओल्ड चाइल्ड है उसको स्टैंडिंग में नापते हैं। ये जो इन्फेंट होता है उसको स्लीपिंग में इन्फेंटोमीटर ऐसा आता है, इधर रखेंगे इधर रखेंगे, स्लीपिंग पोजीशन में ही नाप देते हैं। पर अगर वो बड़ा हो गया है तो फिर इसको स्टैंडिंग पोजीशन में नापेंगे हाइट और वेट। तो देखो ये इम्पोर्टेंट, ये स्लाइड में देखो ये सब इम्पोर्टेंट है। हाइट एट द टाइम ऑफ द बर्थ 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर फर्स्ट ईयर, पहले ईयर में डायरेक्टली कितना आधा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 50 + 25 कितना हो जाएगा, गेन मतलब प्लस है, 50 तो है। फिर जो है वो गेन ऑफ 12.5 और, तो 75 + 12.5 और हो जाएगा। और फिर जो है वो 7 to 10 सेंटीमीटर, मतलब जो होगा वो भी उससे भी 7 to 10 प्लस। पता चला, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हाइट वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, इसमें इन्फेंटोमीटर याद रहना चाहिए आपको, और जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो याद रहना चाहिए। अभी 3 to 12 ईयर जो है उसमें बेबी जो है वो कितना गेन करता है, 5 to 7 सेंटीमीटर। एडोलोसेंस जब आ जाती है तब 8 सेंटीमीटर एक ईयर में गेन करता है, कौन, गर्ल। एंड 10 सेंटीमीटर बॉय। ओके। क्या क्या था इंडिकेटर, सबसे पहले वेट, उसके बाद क्या आया, हाइट। अभी क्या आएगा, हेड सरकमफेरेंस। ये किसे टेलर नापते हैं वैसी मीटर, वो जो उसकी स्केल जो होती है वो चाहिए हमको, टेप, मेजर टेपिंग बोलते हैं। ये पूरा इसके पीछे से लेके इधर तक, ये देखो ये पोजीशन होना चाहिए, मतलब ये सेंटर में आना चाहिए डायरेक्ट। ये पूरा नापना है, इसको क्या बोलेंगे, हेड सरकमफेरेंस। तो ब्रेन ग्रोथ में बताया कि ब्रेन ग्रोथ कैसे कैसे होता है। तो फीटल ग्रोथ 70% ब्रेन ग्रोथ होता है। फिर वो इन्फेंसी में जब इन्फेंट होता है तब 15% ब्रेन ग्रोथ होता है। इसीलिए आप काश्यप संहिता पढ़ोगे ना, उसमें मेद्य रसायन का ये उल्लेख हुआ है। आप स्वर्ण प्राशन दो, आप ब्राह्मी दो, वगैरह सब आप दोगे ना तो फिर वो चाइल्ड का ब्रेन बहुत अच्छा रहता है। आपने आजू बाजू देखा होगा, सब लोग वैद्य लोग क्या है, स्वर्ण प्राशन देते हैं। और प्री स्कूलिंग जब होता है तब 10% ब्रेन, तब दिमाग वो डेवलप होता है। तो हेड सरकमफेरेंस जो है वो चाइल्ड का एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो 33 to 35 सेंटीमीटर होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना होता है, 33 to 35 सेंटीमीटर। ये सब इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है ये 33 to 35 है, हाइट जो है वो 50 सेंटीमीटर है, वेट कितना होता है, 2.5 to 3.5 होता है। सब इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे एमसीक्यू में। फिर जो है वो 3 मंथ तक है वो कितना ग्रो होगा, कि पर मंथ 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा।
फिर जो 3 मंथ से 1 ईयर में है तो 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा पर 3 मंथ। मतलब 3 मंथ में 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा। पहले कितना बढ़ता था देखो, 3 महीने तक 2-2 सेंटीमीटर एक महीने में बढ़ता था। फिर 2 सेंटीमीटर कब बढ़ेगा, जब 3 महीने खत्म हो जाएंगे तब 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा। फिर जो 1 से 3 ईयर तक कैसा रहेगा, 1 सेंटीमीटर पर 6 मंथ। 6 मंथ जब हो जाएंगे तब 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा। फिर सेम यही रहेगा, पर ये ईयर हो जाएगा। ये जो 6 मंथ है वो 12 मंथ हो जाएंगे, मतलब 1 साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा। ठीक है। हेड वर्सेस चेस्ट साइज, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये ऐसे राइटिंग में तो नहीं पूछेंगे, वाइवा में कभी पूछ सकते हैं आप। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो एच सी जो होता है वो सी सी से बढ़ता है। फिर जो है वो सी सी जो होता है वो इक्वल टू एच सी होता है जब वो 1 साल का होता है तब तक। फिर जो है वो चेस्ट बड़ा हो जाता है। ठीक है। चेस्ट ग्रोस फास्टर। अभी जो है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, अपर आर्म जो है उसका मिड पॉइंट में उसका जो सरकमफेरेंस लेते हैं तो वो आपको माल न्यूट्रिशन कितना है वो पता चलता है। जो न्यूट्रिशन में पूछेंगे ना तो आप उसमें एक्स्ट्रा लिख लोगे कि भाई इट कैन बी एसेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोमेट्रिक क्लासिफिकेशन। तो ये जो है वो मिड आर्म सरकमफेरेंस है। 1 to 5 ईयर एज में कितना होना चाहिए, 15 to 17 सेंटीमीटर। लेस देन दैट है तो वो सीवियर माल न्यूट्रिशन है। एंड बिटवीन जो 12.5 to 13.5 है तो वो क्या है, मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। ये तो इजी है। तो अभी ये मॉनिटर करना क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर से आप चार्ट बनाते हो आईएपी के। तो उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि या क्या तो आपका बेबी जो है वो माल नरिश्ड है, सीवियरली माल नरिश्ड है, कि उसका ग्रोथ जो है वो नॉर्मल है। क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। और ये जो असेसमेंट है उसको हम एंथ्रोपोमेट्रिक, मतलब कोई भी मेजरमेंट है तो एंथ्रोपोमेट्रिक क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड पैरामीटर फॉर द असेसमेंट ऑफ ग्रोथ हो गया। अभी हम संस्कार के ओर जाएंगे कि भाई संस्कार, ये जो मैं वो दिखाने वाला था ना, ये दिख रहा है ग्राफ, सबको दिख रहा है, आवाज आ रहा है। यस। ये ग्राफ देखिए, देखो वेट का है, लेंथ का है, आईएपी वालों ने दिया है। जितना आता है उतना आप मेजर करोगे। सपोज 50 आया तो 50 लेना है, फिर रेगुलर इंटरवल पे करना है। फिर इसमें आप देखना, इसमें थोड़े थोड़े नंबर दिए हैं। ये जो 50 के आजू बाजू है ना, 50 भी नॉर्मल है, 75 भी नॉर्मल है और 25 भी नॉर्मल है। पर जब उसके नीचे जाएगा, ये आप प्लॉट करोगे तो फिर इधर आएगा तो आप देखो, अगर वो 25 पे आया तो वो ठीक है, वो 10 पे भी आया तो वो थोड़ा मॉडरेट की तरफ है, और अगर वो 2 और 5 की तरफ आया तो वो जो है वो सीवियरली मालनरिश्ड की ओर जाएगा। एक इसमें है, हाइट में है, सेम ऐसा वेट में भी होगा। सेम है, देखो 50, मतलब 50, ये 25, 50, 75, और ये 75 और 90 बीच में भी सेफ है, 25 और 10 के बीच में भी सेफ है। पर उसके नीचे गया पूरा, ये इसके ऊपर गया तो ये पूरा ओबेस की ओर जाएगा वेट में। और ये पूरा जो है वो किस में जाएगा, लीन में जाएगा। पता चला, इंजन को पता चला, थम्स अप करो। पता चले, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पूछेंगे उसमें एग्जाम में, आपको प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं। ठीक है चलो। तो ये आईएपी के चार्ट थे। अभी हमको 10 हाँ, तो ये जो चाइल्डहुड संस्कार जो है
तो उसमें से थोड़े से इंपॉर्टेंट संस्कार है, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, सूर्योदय दर्शन वाले। तो इसका जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है ना, पूरा संस्कार नहीं दिया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया है इसमें, कि जात कर्म संस्कार में क्या होता है। तो वो सकिंग बॉडी के, बेबी के जो बॉडी में रिफ्लेक्स जो भी होते हैं ना, वो रिफ्लेक्स को जानने के लिए एक जात कर्म संस्कार करते हैं। क्योंकि आजकल हमने देखा है कि बेबी जो है वो फीड करने में बहुत दिक्कत कराता है। तो उसकी वजह से वो हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता है और उसकी वजह से उसको सीपी हो जाता है। तो ये जो सारे संस्कार है वो उसमें, ये जो प्रोसेस को इनिशिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? फीडिंग की। मतलब इन शॉर्ट, ये जो है वो रिफ्लेक्सिस में डेवलप करने में ये जांच संस्कार इंपॉर्टेंट है। ये संस्कार आपको अगर पूछेंगे तो भी ऐसे क्यों में पूछेंगे, ठीक है। फिर नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नामकरण है वो गुण देता है कि भाई बेबी का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। और नाम का है हमारे इधर जो इंडिया का कल्चर और शास्त्र है कि पूरा ऐसा है ना कि गुण के ऊपर बहुत सारा डिपेंड रहता है। अगर आपने किसी का नाम जो है वो कोई भी देवता के नाम पे या कोई भी लॉर्ड के नाम पे रखा है, तो धीरे धीरे आप देखना उसके गुण आपको उसमें दिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नामकरण कब कब करना है? फर्स्ट 10 डे आफ्टर बर्थ। सो चाइल्ड हियर स्टार्टेड डेवलपिंग, ये जो चाइल्ड का हियरिंग डेवलप स्टार्ट करना है। और वो जो चाइल्ड का ब्रेन है, क्योंकि उसकी मेमोरी तब ज्यादा रहती है, तो उसका जो ब्रेन है वो अपना नाम रिकॉग्नाइज करने लगे। फिर सूर्योदय दर्शन है, चंद्र दर्शन है। दर्शन, दर्शन मतलब वो जो चाइल्ड का विजन डेवलप करना है। विजन मतलब उसकी जो दृष्टि है, आंखें है, उसको डेवलप करना है। क्योंकि उसने जो 9 महीने तक तो पूरे वो जो है वो क्लोज तक ही रह गया, तो ऐसे एटमोसफियर में नहीं आया, डायरेक्ट लाइट में आया है। तो वो क्या करेगा, चाइल्ड धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को देखेगा। मतलब ब्राइट ऑब्जेक्ट भी देखेगा, सन है, और मतलब माइल्ड रेज में देखेगा। और जो मून है वो भी देखेगा, कोल्ड। तो वो दोनों, उसका जो आई है उसका एकोमोडेशन पावर को ठीक करने के लिए है। फिर जो आगे आएगा वो क्या है? निष्क्रमण संस्कार। मतलब निष्क्रमण, निष्क्रमण मतलब बाहर निकाल। क्योंकि चाइल्ड को ही नहीं, ये हम लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कई कई लोग हैं वो बड़े बड़े 20-20 25 साल के भी हो जाते हैं, घर के बाहर ही नहीं निकलते। घर के बाहर नहीं निकलेंगे तो उसको जो बाहर सोशल मैनर है, सोशलाइज होना है, फिर जो वो लोग है ना वो ओटिज्म का शिकार बन जाते हैं। अकेले अकेले रहेंगे, फिर क्या हो जाएगा, पूरा जो स्वभाव है पूरा खराब हो जाएगा। अकेले अकेले, वो बोलते हैं अकेला दिमाग है वो शैतान का घर होता है। तो वैसे ही, ये ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ, आप रिसर्च पेपर देख। अभी आप 100 चाइल्ड ले लेंगे ना, 100 to 1000 चाइल्ड, उसमें आपको 25% जो चाइल्ड है ना, 25 to 30% वो सारे ओटिज्म वाले मिलेंगे। मतलब आप 25 बालक लेके आएंगे एक साथ में, उसमें से एक चाइल्ड जो होगा वो ओटिज्म वाला होगा। तो उसके लिए ये निष्क्रमण संस्कार है। ये बाहर जाएगा तो फिर क्या है, आजू बाजू देखेगा, अलग अलग कलर की चीजें देखेगा, उससे उसका जो विजन है, मतलब आई का एकोमोडेशन पावर डेवलप होगा। आजू बाजू में साउंड जो है वो क्या है, पंछी बोल रहे हैं, बस का आवाज आ रहा है, कुछ गाने बज रहे हैं, टेम्पल में जाएगा उधर लोग बोल रहे हैं, ये सब उससे उसका हियरिंग डेवलप होगा। फिर वो उसका जो हेड मूवमेंट होगा उससे, एंड देखो ये मैंने बोला सोशल डेवलपमेंट, कोई अंकल आंटी कैसे हो वगैरह स्माइल देते, वो सब से उसका डेवलपमेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अन्नप्राशन संस्कार एंड फलप्राशन संस्कार। अभी देखो, शीराद अन्नाद वगैरह सब आता है बच्चे में, ठीक है। तो 6 मंथ के बाद में बेबी को धीरे धीरे प्रैक्टिस करानी है कि वो जो है वो अलग अलग, मतलब सेमी सॉलिड, थोड़ी लिक्विड चीजें ले। ताकि अभी क्या है, उसको धीरे धीरे उसका बॉडी ग्रो कर रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा नरिशमेंट की जरूरत है। तो ये जो अन्नप्राशन संस्कार है वो उधर करना है। और फलप्राशन वो अप्रोक्सीमेटली 6 to 10 मंथ के आजू बाजू करना है। क्योंकि ये वीनिंग, वीनिंग मतलब शीर अपनयन, धीरे धीरे वो जो है वो शीराद से अन्नाद बन रहा है।
तो शीर अन्नाद वाला फेस है, तो उधर बॉडी का नरिशमेंट भी चाहिए, तो इसीलिए धीरे धीरे उसको क्या है, फ्रूट्स देंगे, धीरे धीरे पेया वगैरह सब दे सकते हैं उधर। ठीक है। प्रायः मधुर रस वाला होना चाहिए, क्योंकि मधुर रस जो है वो सारे धातु को पोषण करता है। सेम वही लिखा है। उपवेशन संस्कार, मतलब वो जो ये जो संस्कार है वो उसके जो मोटर ग्रोथ है सारी, जैसे कि उसको चलना, वॉकिंग, थोड़ा सा सीटिंग, स्टैंडिंग, एंड उसका ग्रिप जो है, मतलब आपको मैं, आप में से कोई मेरे सामने आ जाएंगे, मैं बोलूंगा ये पेन है आप पकड़ो, तो आप पकड़ पाएंगे, क्योंकि आपका पामर जो है, पाम जो है, उंगलियां जो है, उसका ग्रिप अच्छा है ना। कोई लोग तो पैर से भी पकड़ सकते हैं। तो प्लांटर एंड पामर ग्रिप अच्छा है, तो बीबी का वो ग्रिप डेवलप करने के लिए धीरे धीरे ये करना है। दूसरा उसके बाद जो है कर्ण वेधन संस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, 5th to 6th मंथ में करते हैं। रक्षाभूषण निमित्त जब बालस्य कर्णो विधीयते, ये इंपॉर्टेंट है, पीजी में पूछा है। डैश निमित्त से बालस्य कर्णो विधीयते, तो रक्षाभूषण। बहुत सारी रिसर्च भी हुई है। रक्षा कर्म तो करते हैं, पर वो जो देवीकृत छिद्र होता है ईयर लोब में, वो जो है ना एक प्रभावी होता है। आपने महाभारत रामायण वगैरह सारी चीजें देखी होगी ना, तो उसमें देखा होगा कि सब लोग जो है वो क्या है, कुंडल पहनते थे। तो वो एक प्रभाव देता है, पॉजिटिविटी भी देता है और पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। इसके भी बहुत सारे रिसर्च पेपर है, आप जब फ्री हो तब देख सकते हो। इट इज कंसिडर एज वन ऑफ द देव विपासरे चिकित्सा। चूड़ा कर्म संस्कार, मतलब इसको मुंडन संस्कार बोलते हैं। ये मुंडन संस्कार करना क्यों था पहले, कि भाई बेबी जो है ना उसका फोंटेनली क्लोज नहीं हुआ होता है जब वो पैदा होता है तब। अगर क्लोज हो जाता है तो वो खुद मदर की वूम में से बाहर नहीं निकल पाएगा, अगर क्लोज हो गया है तो, क्योंकि वो फिर फोंटानली एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। अभी जो फोंटानली वो क्लोज हो गए, तो वो ठीक से हुए हैं कि नहीं हुए वो देखने के लिए असेसमेंट ऑफ द बोन ग्रोथ ऑफ द स्टल एंड आइडेंटिफाई एनी एबनॉर्मलिटी। ओके, क्योंकि वो 18 मंथ के आजू बाजू, 12 to 18 मंथ में वो फोंटानली जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो वो चेक करने के लिए चूड़ाकर्म संस्कार। उपनयन संस्कार, मतलब ये जो मैंने बोला वही, कि ग्रोस मोटर वो सब देखने के लिए। तो ये सारे संस्कार का, ये डायरेक्टली संस्कार को कम पूछेंगे आपको, पूछेंगे व्हाट इज द क्लिनिकल रेलेवेंस ऑफ द संस्कार। तो ये पीपीटी दे दूंगा आपको, आप देख लेना पीडीएफ। ठीक है, ये संस्कार का इंपॉर्टेंस था। तो ये संस्कार है। अभी एक डेवलपमेंट माइलस्टोन वाली पीपीटी में सब आ जाएगा, और एक दंत विज्ञान, दो बाकी है। तो दंत विज्ञान में क्या आएगा, दंत विज्ञान की डेफिनेशन पहले आएगी, क्या बोलेंगे, दर्शनाथ दंत, द थिंग विच इज दर्शन, बाइट, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कटिंग और बाइटिंग। तो द्वात्रिशंति दंत, 32, अष्टो सृजता स्वरूढ़ा भवंती अतः शेषा द्विजा, कि भाई बाकी जो है वो क्या है, द्विजा। द्विज किसको बोलते हैं, द्विज वर्ड इज मेड अप ऑफ टू, द्वि एंड ज, द्वि मीन्स टू एंड ज मीन्स जन्म। दोज विच टेक द बर्थ 2 टाइम, 2 बार जन्म लेते हैं उसको द्विज बोलते हैं। ब्राह्मण लोगों को भी द्विज बोलते हैं। और जो लोग डॉक्टर्स नहीं है, जो लोग वैद्य है, उनको भी द्विज बोलते हैं, क्योंकि पहले वो इंसान थे, अभी वो वैद्य बन के 2 जन्म लिया है, दूसरा जन्म लिया है। ऐसा सुश्रुत संहिता में शिष्य उपनयन अध्याय जो है उसमें आता है द्विज। तो वैसे ही जो ये जो डेसिडुअस तीर्थ होते हैं, जो दूसरी बार आते हैं, एक बार गिर जाएंगे, दूसरी बार आएंगे, दूसरी बार आएंगे, दूसरा जन्म मीन्स द्विज। ओके। तो उसको मॉडर्न में प्राइमरी और सेकेंडरी डेंटेशन बोलते हैं। प्राइमरी डेंटेशन में 20 teeth होते हैं, 4 इंसाइसर, 2 canine एंड 4 मोलर। शायद ये हो सकता है। हो गया क्या, ये 4 इंसाइसर, 2 canine, 4 मोलर। ये 32 के लिए क्या होगा,
वन टू थ्री। हम्म। ठीक है। अभी ये जो है वो आप देख लेना। 4 2 4 6 1/2 मिनट। ऐसे कितने हाफ हो गए? 4 हाफ हो गए। हो जाएगा 32। 8 8 8 8 4 जा 32। 5 4 जा 20। ये पूरा जो है वो अपर हाफ हो गया पूरा। ये मैंने, ये जो हमारे दो जो होते हैं ना, अपर जो और लोअर जो, ये पूरा अपर जो है। अपर जो में भी दो पार्ट किए, वो ये जो 2 1 2 3 है, जो डेंटल फॉर्मूला हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो है वो प्राइमरी डेंटेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे कभी डेंटल फॉर्मूला क्या है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इधर दिया ही है देखो। ये पूरा जो है इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो इधर आपको ये जो है वो प्राइमरी डेंटेशन है। फिर ये जो है वो 2 1 2 3 वाला है। दूसरी पीपीटी आ गई। एक मिनट। ये बुक की पीडीएफ है ना, तो इसमें बहुत जो है ना वो शॉर्ट में दिया है, बहुत अच्छे से दिया है। इसीलिए उसमें जो है वो थोड़ा सा आपको संस्कृत संस्कृत में पूरा दिया है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ऐसा क्यों दिया है। अगर आपके पास ये ऋतु मैम की बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ कॉमर्स भृत्य, तो उसमें आप पेज नंबर 41 में देख सकते हो। आप नोट डाउन कर लेना पेज नंबर 41 में। मैं एक बार इसमें आपको दिखा देता हूँ। इस बहुत इजी दिया है इसमें। और अगर ऐसे क्यों में आए तो आप आराम से लिख भी सकते हो, ऐसा दिया है। ये दंतोत्पत्ति एवं दंत रक्षा विधि। तो सबसे पहले जो दंत संपत्ति है ना, वो कभी कभी पूछ लेते हैं। बहुत इजीली भी दिया है और खाली श्लोक श्लोक भी नहीं दिया है। पूर्णता समता, पूर्णता मतलब कंप्लीट टीथ होने चाहिए, समता मतलब इवन होने चाहिए। आजकल वो दांत में से पूरा डालते हैं ना, वैसा कुछ नहीं। घनता मतलब वो कॉम्पैक्ट होने चाहिए। शुक्ल रिफर्स टू वाइटनेस। स्निग्ध। आज लेक्चर थोड़ा 10 15 मिनट ज्यादा चलेगा, पर हम ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो खत्म कर देंगे। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वो इजीली समझने को, डेवलपमेंटल डिले है। तो थोड़ा सा 10 15 मिनट है वो ज्यादा सुन ले। स्निग्ध ने, स्निग्धता उसमें रहेगा मतलब लस्टर, सुलक्षण सॉफ्ट होने चाहिए, निर्मल क्लीन होने चाहिए, एंड कोई भी व्याधित नहीं होने चाहिए। ये जो है निरामयता है वर्ड उसके लिए। और उसका जो दंत बंध है, तो गम्स, गम्स कैसे समता, गम भी सम होने चाहिए। और गम का कलर जो है वो रेडनेस होना चाहिए। इसका कलर क्या था? व्हाइट होना चाहिए मेन, और इसका कलर क्या था? रेडिश। एंड इधर भी लस्टरनेस होना चाहिए, और ये भी कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है। द्विजा 24 टीथ है, सृजु कितने हैं? शकृत जाता 8। फिर ये डिफरेंस दिया है कि भाई गर्ल में है वो जल्दी दांत आ जाते हैं, बॉय में टाइम लगता है। इसमें जब आते हैं तब थोड़ा ट्रबल लेस होता है, बॉय में ज्यादा ट्रबल होता है। इधर उतना कॉम्पैक्टनेस नहीं होता है, सॉफ्टनेस होता है। और इधर पितृज भाव डोमिनेटिंग, तो कॉम्पैक्ट रहेगा, और जो गम है वो भी थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। ये वाइवा में पूछते हैं। और ये जो कोई भी दंत विकार है उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, तो उधर कोई मोर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं दिया। यथा दोषम यथा रोगम यथा उद्रेकम यथा बलम। भाई कौन सा दोष विशिएटेड हुआ है, कौन सा रोग है,
क्या सिचुएशन है, और रोगी और रोग का बल देख के, देश काल देख के हमको अपना युक्ति लगा के जो है वो मेडिसिन देनी है। तो देखो क्या है, अगर एक्सटर्नल लगाना है तो आप पिपली चूर्ण और मधु दे सकते हो। ये मांस रस जो है वो लाव तितिर मांस रस है, वो भी उधर इंडिकेटेड है। फिर इंटरनल आपको कुछ भी देना है तो मंजिष्ठा अधिकवाद, जो भी चीज रक्त को बढ़ाए वैसी चीजें इधर थोड़ी सी देनी है। देखो रक्त रक्त को बढ़ाए मतलब ये जो है वो प्रसादन कर रहा है, बढ़ाए नहीं, सॉरी। और दूसरा जो है रक्त स्तंभन, हाथ की पुष्प कषाय रस वाले, अगर उधर कुछ ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको वो स्टॉप करना है, तो लोद्र हाथ की पुष्प ये सब जो है वो रक्त स्तंभन होते हैं। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो कोई भी उधर सिम्टम है उसकी करनी है। तो ये था दंत विज्ञान। ठीक है। तो अभी जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डेवलपमेंटल। इसको अगर आप जो ये टॉपिक है उसको आपको शॉर्ट में देखना है ना, तो आप डेनवर चार्ट में देख सकते हो। ये कि बेबी का, इसको डीडीसी बोलते हैं, डेनवर डेवलपमेंट चार्ट। बेबी का आपको कोई भी ग्रोथ या डेवलपमेंट देखना है ना, तो आप आराम से ये चार्ट में देख सकते हैं। सपोज 1 मंथ में आपको देखना है तो ग्रोस मोटर में उतना कुछ नहीं होगा। फाइन मोटर में आप बेबी की आई मूवमेंट देख सकते हो, और लैंग्वेज में वो हेड टू द साउंड, मतलब कोई आवाज आया तो वो अपना हेड उस तरफ कर देगा। फिर सेकेंड मंथ में ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, खाली पर्सनल एंड सोशल में वो स्माइलिंग थोड़ा सा, सोशल स्माइल रहेगा थोड़ा सा, उतना नहीं। थर्ड मंथ से देखो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे सीपी के पेशेंट में आपको एज हिस्ट्री देखना है, नेक होल्डिंग जो है वो थर्ड मंथ से आता है। और वो मदर को भी क्या है, रिकॉग्नाइज करेगा। अभी जो सिग्निफिकेंट है वो मैं बताता हूँ। फोर्थ मंथ में जो हेड टू कंट्रोल था वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, वरना वो हम कैसे क्लास में जब नींद आती है तब वो स्टेबल नहीं रहते हैं, तो ये थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। और बाई डेक्स्ट्रस ग्राफ्स आ जाएगा, मतलब दो हाथ से कोई भी चीज है वो उठाएगा फोर्थ मंथ में। फिफ्थ मंथ में क्या हो जाएगा, रोल करेगा, रोल क्रोल, प्रोन टू सुपाइन एंड सुपाइन टू प्रोन। सिक्स्थ मंथ में वेरी इंपॉर्टेंट, शीट विद द सपोर्ट। देखो, सीट विथ सपोर्ट, सीट विदाउट सपोर्ट, स्टैंड विथ सपोर्ट एंड स्टैंड विदाउट सपोर्ट। ये है ना, ये सीपी के पेशेंट में बहुत, मतलब हिस्ट्री के टाइम पे अगर आपको नहीं पता है ना कब है तो भूल जाओगे। देखो बैठना 6 महीने में, 6 महीने में विद सपोर्ट होता है। फिर सीट विदाउट सपोर्ट कब होता है, 8 मंथ में। स्टैंड विथ सपोर्ट 1 महीने के बाद, एंड 2 महीने के बाद, मतलब 1 साल में स्टैंड विदाउट सपोर्ट। फिर जो दो हाथ से कोई भी चीज पकड़ता था वो यूनिडेक्स्ट्रस ग्रास्प हो गया उसका, एक हाथ से पकड़ने लगा। फिर वो हो गया एक हाथ से, फिर वो एक हाथ से ठीक से पेन वेन वगैरह पकड़ना लगा। फिर वो ऐसे 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 लाइंस भी करने लगेगा, पामर ग्रास आ जाए तो। फिर पिंसर ग्रास, मतलब शार्प ग्रास जो पेन पकड़ने के लिए चाहिए वो ग्रास है, तो वो पिंसर ग्रास बोलते हैं उसको। फिर जो है वो फाइन पिंसर ग्रास्प है, तो फाइन पिंसर ग्रास्प कब आएगा, अराउंड 12th मंथ के आजू बाजू आएगा। फिर जो मेन क्या है, 12 मंथ में स्टैंड विद सपोर्ट भी आ रहा है। ये सोशल अभी हम ले रहे हो, इधर से थोड़ा सोशल भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं ये जो ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर है वो बता देता हूँ। 12 मंथ में दूसरा क्या आ रहा है कि ट्राइज फीड हिमसेल्फ, क्योंकि वो खाना धीरे धीरे लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि 6 महीने के बाद जो है वो, 6 महीने से 1 साल के बीच में उसको ये ग्राफ आना चाहिए। फिर वॉकिंग विदाउट सपोर्ट है वो कब चालू कर देगा, 15 मंथ। फिर वो कब से भी फिट कर देगा। फिर वो रनिंग है वो 18 मंथ में, और 2 साल में तो वो जंपिंग भी कर देगा। 3 साल में तो वो 3 पहिए वाली साइकिल भी चलाएगा, ट्राई साइकिल। 4 साल में होप एंड स्किप्स, स्किप कर सकता है। और 5 साल में दोनों पैर से स्किप कर सकता है, वो एक पैर से कर रहा था एक। फिर देखो अभी ये
फाइन मोटर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करेगा, टावर वो जो खेलने की चीजें होती है वो 6-7 लोग से बनाएगा, फिर 9-10 क्यूब से बनाएगा। सर्कल ड्रॉ कर सकता है 3 साल में। 4 4 साल का हो जाएगा तो वो पूरा स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकेगा ऐसे। 5 साल का हो जाएगा ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकेगा। तो ये जो था वो क्या था, ग्रोस मोटर एंड फाइन। अभी जो फाइन मोटर के बाद में जो आएगा वो लैंग्वेज एंड पर्सनल एंड सोशल जो है, उसमें अगर 6 महीने हो जाएगा ना तो वो माँ बा ऐसे जो मोनोसिलेबल्स है आराम से बोल सकते हैं। और वो स्ट्रेंजर है ना उसको रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब ये अपना नहीं है ऐसा वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा। 9 मंथ्स जब हो जाएगा तब वो बाई सिलेबल्स पापा मामा बाबा दादा ऐसे सब बोल पाएगा। एंड बाय बाय अगर कोई करता है तो सामने वो ट्राई करेगा बाय बाय करने। 9 मंथ हो जाएगा तो नियर टू 1 ईयर आसपास। फिर जो 12 मंथ है ना वो 2 वर्ड्स विथ ए मीनिंग, मतलब वो 1-2 वर्ड्स भी बोलेगा और उसको उसका मीनिंग भी थोड़ा थोड़ा पता चलने शुरू हो जाएगा। आइडेंटिफाई कम्स व्हेन कॉल, वो बुलाने पे आ भी पाएगा जब 1 साल का हो जाएगा तो। फिर 8 to 10 वर्ड्स विथ ए मीनिंग, भी थोड़े से मीनिंग के साथ 8 से 10 वर्ड बोलेगा। पेरेंट्स जो टास्क देंगे वो उसको कॉपी करेगा, ट्राई करेगा करने को। 2 साल का हो जाएगा तो 2 to 3 वर्ड सेंटेंस, सेंटेंस पूरा बोलने को लगेगा और उस बनाने की ट्राई करेगा। 3 साल में उसका नाम जेंडर वगैरह सब पता चलेगा। 4 साल में पूरी स्टोरी पोयम वगैरह गाना गाएगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। 5 ईयर में मीनिंग पूछने को लगेगा, पूछेंगे बहुत सारे चाइल्ड देखे होंगे। चाइल्ड इसीलिए उसको सब याद क्यों रहता है, वो मीनिंग पूछते हैं। ये क्या है, ये क्या है। फिर आप पूछते हो, फिर बोलते हो वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, तो ये वो है। 5 ईयर में वो होता है। फिर 3rd ईयर में सोशल में क्या होगा कि भाई उसको नाम पता है, उसने अपने खिलौने किसी और को दिए है, किसी का उसने खिलौना लिया है, ये सब पता चलने को लगेगा। फिर जो अगर 4th ईयर में आ जाएगा तो उसको थोड़ी सी जो टॉयलेट नेपीज की जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वो अपने आप चेंज करेगा, उसको कब जाना है वो थोड़ा उसको पता चलेगा। ड्रेसिस अनड्रेसिंग करना सब, ये जो है वो पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट है। तो उधर से उसको पता चलेगा। ये चार्ट में आपको भेज दूंगा, देखना धीरे धीरे। अगर ऐसा नहीं है कि एक बार में याद रख लेना है। आप आपके आजू बाजू ऐसा जरूरी नहीं है हमारी कॉलेज में पेशेंट है नहीं है, किसी को बोलेंगे बोले हमारे कॉलेज में पेशेंट ही नहीं। पर आपके आजू बाजू में कोई भी चाइल्ड है 5 ईयर का है उसके आजू बाजू, तो आप ट्राई करो, ये अपने पास रखो। ट्राई करो कि वो भाई उसका सब डेवलपमेंट ठीक है, ट्राई करो ये सब क्या ये चार्ट में सही दिया है क्या है। ठीक है, तो आज हम इधर तक रखते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? सब समझ में आया? क्लियर? ओके, ठीक है, चलिए, हैव ए नाइस डे।